चलें जी, ठीक है। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है तो वालेकुम अस्सलाम दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिकली कवर किया था अपना जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी मैथ्स की। उसके अलावा हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी कि हमने जल्दी जल्दी चीज़ों को कैसे कवर करना है और अपना टाइम कैसे सेव करना है। कल मैंने बात की थी कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि ऑब्जर्व करें चीज़ों को। हम देखते हैं और हम वो जैसे इस बात सुनने के बारे में कहा जाता है कि आप एक कान से सुनते हैं, निकाल देते हैं दूसरे कान से फौरन। तो इसी तरह आप करते हैं नॉर्मली ऑब्जर्व करने में कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर तो लेते हैं एक दफ़ा, लेकिन उसे प्रॉपरली किसी पैटर्न में जहन में रखते नहीं हैं। तो चीज़ें हम मैथ में जितना ज़्यादा जहन में रखेंगे, जितने ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं मेमोरी के खाने में रखते जाएंगे, तो मैथ जो है वो कम्प्लीटली एक पैटर्न है और वो बड़ा इजीली आपको डिसाइफर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आज के दिन में हम परसेंटेज को पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे, जो रफली बराबर हैं, काफ़ी हद तक सेम चीज़ है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ और टेक्निक्स जो जो रास्ते में हमारे आती जाएंगी। रेशियो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा टच करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन कल करेंगे वैसे तो, लेकिन आज उसको थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ समझने की खातिर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा है उस पर एक छोटा सा आप लोगों ने कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना। एक मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर है या नहीं। कल हमने इसकी टेक्निक सारी देखी थी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 21705 101। आपने मुझे बताना है कि इज इट डिविजिबल बाय 3, 9 एंड 5। क्या ये 3, 9 और 5 तीनों में से किसी पे डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड हो रहा है? नंबर क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। 21705101 किसी से भी नहीं, 3 से नहीं होगा जी, किसी और से हो जाता है एक के अलावा। मतलब इन तीनों में से 3, 9 और 5 किसी से डिवाइड होता हो। देख लेते हैं जी। रूल लगता है सबको डेफिनेटली याद है। सारे नो सर नो सर कह रहे हैं। 17 सम आ रहा है। मैंने नहीं चेक किया लेकिन मुझे इधर बताया गया। तो मान लेते हैं बात के 17 ही सम आ रहा है, तो वो ना 9 पे डिवाइड हो रहा है ना 3 पे हो रहा है। तो 5 पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एंड पे ना 0 है ना 5 है। चलें जी, गुड फॉर द बिगनिंग। लेकिन अब अगर यही नंबर मैं इतना लिख देता हूं और अब आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 4 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 पे डिवाइड होता है या नहीं? अच्छा जी, 4 पे ये डिवाइड नहीं होता। सबके लिए मैंने कहा था ये रूल नहीं करना कि सबके लिए सम निकाल के और चेक कर लें। 4 का रूल सिंपल सा ये है कि आखिरी दो आपने देखने हैं। आखिरी दो अगर 4 पे डिवाइड होते होंगे तो ये 4 पे खुद भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये आखिरी दो नहीं होते होंगे तो फिर 4 पे नहीं होगा। अब इस नंबर को खत्म करके एक और कोई रैंडम नंबर लिख लेते हैं। 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2। बड़ा लंबा नंबर हो गया थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? 6 इसको डिवाइड करता है या नहीं करता? 7 का कोई रूल नहीं है। अब सबके रूल नहीं होते। 7 का फॉर द टाइम बिंग मेरे जहन में कोई भी रूल नहीं है। जी, लास्ट पे 12 है। 110121000312। 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता ये आपने बताना है। अब हम इस दफा सम करेंगे 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी कि ये 3 पे डिवाइड होता है। और अगर ये 2 पे भी होता हो और 3 पे भी होता हो तो इसका मतलब है ये
6 पे भी होता है। तो ये थोड़ा सा एक रिवीजन थी और अल्टीमेटली एक आखिरी काम कर लें, मुझे आप इसका स्क्वायर करके दें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और विद इन अ सेकेंड। 85 का स्क्वायर, वेरी गुड। 85 का स्क्वायर जी, और कोई? 85, 85। जबरदस्त जी, काफी लोगों का जवाब ठीक है और जिनका गलत है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो 72। 8 9 जा 72 ही होता है, 72 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, 8 9 जा 72। जी जी, 72 25। चलें, खैर ये हो गया। फॉर द टाइम बिंग हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने परसेंटेज कल भी देख लिया था, पिछले डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर में भी देखा था कि परसेंटेज बेसिकली इन दो लफ्जों से मिलकर बना है, परसेंट के। एक सेंचुरी जो 100 है उसमें से ये कितनवा हिस्सा है, फीसद। ठीक है जी, हर 100 में से ये कितनवा हिस्सा है। इस चीज को चेक करने के लिए आप परसेंट का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। और परसेंटेज जो है वो इंतहाई सिंपल और मजे का कॉन्सेप्ट है। कोई चीज भी एज अ होल जब होती है तो मैंने बताया था आपको वो 100% होती है। और जब हाफ होगी तो डेफिनेटली 50% होगी। जब उसका भी हाफ होगी तो वो 25% होगी। उसका हाफ होगा तो वो 12.5% होगा। उसका हाफ होगा तो वो 6.25% होगा। और अगर उसका भी हाफ होगा तो वो आई गेस 3.125% होगा। और अगर उसका भी हाफ होगा तो वो शायद 1.6125 होगा। क्रॉस चेक कर लें, लेकिन ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल मैथमेटिक्स, इस तरह की चीज़ें हमें साथ साथ करनी है। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकालना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कम से कम करना है, ताकि हमारी जो खुदा ने हमें दिमाग दिया उसका इस्तेमाल हो सके। तो पूरी जो चीज़ होती है वो 100% होती है, उसके मुताबिक हम बाकी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं कोई चीज़ 50% है, इट मीन्स वो टोटल की। अच्छा जी, स्लो भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने, जब भी मैं कहता हूं कि कोई चीज 50% है ऑफ द टोटल, इट मीन्स कि वो टोटल में से आधा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग हमेशा मार्केट में जाते हैं, आप जाके देखते हैं डिस्काउंट हो गया जी, 50% डिस्काउंट है, आपको फौरन पता चल जाता है कि ये आधी कीमत में मिल रही है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, हमेशा से हम यूज करते रहे हैं, लेकिन हमने जब पेपर में आता है तो हमें कोई मसला हो जाता है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसमें एक वजह हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी है, और ना सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग है बल्कि हमारे एग्जामिनर की भी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो अक्सर वो सवाल बनाने में भी गलती ज़रूर करता है। काफ़ी जो आपके कमीशंस के पेपर होते हैं, या इवन HEC, दी हायर एजुकेशन कमीशन, उनके पेपर्स में भी मैंने बड़ी गलतियां देखी हैं। द पॉइंट इज के अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी चीज़ों में तो कम है ही है, लैंग्वेज में भी कम है। तो परसेंटेज पे दोबारा स्लोली जिन्होंने कहा मैं उनके लिए पढ़ा देता हूँ कि 100% आपका टोटल होता है हर चीज़ में। हाफ उसका आपको पता है 50% होता है, उससे हाफ 25% होता है। 12.5 तक चले जाते हैं, उससे मजीद नीचे नहीं जाते। चले, इससे भी नीचे चले जाते हैं, इससे नीचे नहीं जाते। अब 12.5 आपका और 6.25, ये हाफ 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 होता जा रहा है। अब कोई भी चीज हाफ होगी तो वो 50% होगी, उससे हाफ होगी 25% होगी, उससे हाफ 12.5% होगी। तो जब आपको कहा जाता है कि जी आपने 33% मार्क्स लेने हैं, तो वो आपके 50% हाफ से नीचे होते हैं, और उससे जो नीचे वाला हाफ है उससे थोड़े से ऊपर होते हैं। ये बिल्कुल कोई बताने वाली बात नहीं है, ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है।
अच्छा, इवन अगर आपने मैथ को कभी भी हाथ ना लगाया हो लेकिन आप रोजमर्रा लाइफ में मैथ कर रहे होते हैं हर वक्त, ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। अभी किसी ने मैट्रिक में मैथ ना पढ़ा भी ना हो, मैट्रिक भी ना किया हो, तो वो भी आपको जब भी पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है हमें कि अगर 234 रुपए का लीटर है तो 10 लीटर कितने रुपए में डलेंगे। वैसे ये क्वेश्चन अभी मुझे जुबानी बता दें, 234 का अगर लीटर है तो 10 लीटर डलवाने में कितने रुपए लगेंगे? ठीक हो गया जी, आंसर कुछ लोगों के सही है, बल्कि सब लोगों के सही हैं। अब वापस चलते हैं जी इस परसेंटेज पे। परसेंटेज क्लियर हो गया कि ये 100 का कितनवा हिस्सा है। अब परसेंटेज की लॉजिक क्या है, यूज क्यों होता है, हमें ये चाहिए क्या, क्यों? लेट्स सपोज हमारे पास एक बच्चे ने नंबर लिए 700 में से कुछ कह लें 625। ठीक हो गया जी। दूसरे बंदे ने नंबर लिए 900 में से 725 और 825 कह देते हैं। अब परसेंट, ये दोनों नंबर के टोटल डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। अब परसेंटेज हमें बताएगी कि इन दोनों बच्चों में से आउट परफॉर्म किसने किया, किसने एक दूसरे से ज्यादा कारकर्दगी शो की। तो परसेंटेज हमें इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद देता है। उसके अलावा हमें चीजों को सिंप्लीफाई करने में मदद देता है कि हम बजाय ये बताएं कि 2 करोड़ में से हम 1,45,00,000 मेरा हिस्सा होगा, आप सिंपली परसेंटेज में उसको बयान कर देते हैं। अब कल को आप किसी अच्छी पोस्ट पे, कुछ लोग आप में से ऑलरेडी होंगे, कुछ चले जाएंगे वहां पे, तो आपको वहां पे डिसाइड करना हो कि जी 2 करोड़ लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली। 2 करोड़ का आपको आपके तहसील को, आपके जिला को 10% मिलेगा, या 3 करोड़ का आपको 7% मिलेगा। अब अगर आपको परसेंटेज का नहीं पता तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको जिला और तहसील का नहीं पता तो आप नहीं कह पाएंगे कि लैया को आपको तहसील बनानी चाहिए। तो पॉइंट है कि चीजें आपको पता होंगी कल को, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में एज वेल एज आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। अब परसेंटेज पे हम दोबारा वापस आते हैं कि परसेंटेज निकालनी कैसे है। पहले दिन में हमने देखा था, लेकिन आज इसको रिव्यू करते हैं। अब जरा मुझे अगले 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप लोगों की फुल कंसंट्रेशन चाहिए, स्पेशली जिन लोगों ने मैथ और सदरात से नहीं पढ़ा। ये एक इक्वेशन परसेंटेज में हर जगह इस्तेमाल होगी। ये एक इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ लें, इसकी लॉजिक को, इसके पीछे जो भी अनासिर कार फरमा है उनको समझ लें, तो आपकी जिंदगी परसेंटेज के हवाले से बिल्कुल क्लियर रहेगी। सिर्फ आपने सवाल को समझना होगा, उसको इस पैराए में बदलना होगा, और उसके बाद आपका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन पे रह जाएगा डिपेंडेंट। और कैलकुलेशंस जो हैं वो सबको आती हैं। 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कोई टीचर आपको अब सिखाने नहीं लगा, वो आपको ऑलरेडी पता है। वापस चलते हैं मेन जो वो इक्वेशन जो हमें याद रखनी है परसेंटेज के हवाले से, और वो इक्वेशन सिंप्लीफाइड वर्जन में, और ये पेन पेंसिल में से अपने पेपर्स पे अपने उस पे लिख भी लीजिए, a% ऑफ b इज इक्वल टू c। और उसको देख लेते हैं कि हम इससे मुराद क्या ले रहे हैं, b से मुराद क्या है और c से मुराद हमारी क्या है और a से हमारी क्या मुराद है। अच्छा जी, a तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज के साथ लगा हुआ कि 40% ऑफ समथिंग इज दिस। तो a तो आपका यहाँ पे परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। b आपका वो टोटल है जिसकी परसेंटेज आपने निकालनी है। कभी ये टोटल होगा, जैसे मार्क्स होते हैं उसमें टोटल मार्क्स होते हैं। कभी आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी कि जी 10 रुपए की मैंने एक चीज खरीदी थी, तो उस केस में बी आपका वो 10 रुपए होंगे। किसी केस में ये आपकी कॉस्ट प्राइस, वो भी खरीदने वाली ओरिजिनल प्राइस जिसे आप कह रहे हैं कि मेरी लागत कितनी आई थी,
किसी केस में ये ओरिजिनल आपका इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल होगा। जैसे कल क्वेश्चन किया था 20% प्रॉफिट 20% लॉस, उस केस में ये ओरिजिनल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट आपका। सी आपका रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, तो ये नॉर्मली सेलिंग प्राइस या सोल्ड आउट प्राइस कह लें, सेलिंग प्राइस कहें, मैंने गलती से इसे सोल्ड लिखा है, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस इसको कहें जी, या फिर आप इसको कहें जी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ये आपका रिजल्ट इस साइड पे निकल रहा होगा। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हर सवाल सॉल्व हो जाता है, मेरा जाती मानना है। और नॉर्मली इसमें ये है कि आपने इन तीन चीजों में से वो एक आपको मिस कर देगा, बाकी दो उसने दी होंगी। तो हमेशा मैथ्स में होता ही है कि एक चीज मिस होती है, दो चीजें उसने दी होती हैं, इन दो की मदद से आपने ये निकालनी होती है। अब वो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या वो मिस कर सकता है या कैसे कैसे मिस कर सकता है। एक छोटी सी, अगर इस फॉर्मूला में किसी को कोई इशू हो तो वो जरूर मुझे लिख के बता दे। वापस आ जाते हैं, मीनवाइल मैं कंटिन्यू करता हूं। वो कह सकता है जी 23% ऑफ 700 इज व्हाट। वो कह सकता है कि 23% ऑफ व्हाट इज 700 या 600 कुछ भी। और वो ये भी कह सकता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 700 इज 350। ये इस तरह तीन मुख्तलिफ तरीकों से सवाल आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट इस तीन चीजों में हो जाए करेगा। अब जब आप देखते हैं, ये एक इक्वेशन याद करने से आप हर फार्मूला बना लेंगे। अगर आपने परसेंटेज निकालनी होगी तो परसेंटेज इज इक्वल टू बी ओवर सी ओवर बी, सी और बी नीचे चला जाएगा। तो हर इक्वेशन इस एक फार्मूले की वजह से, की मदद से निकलती जाएगी। टेक्निकली यही वही परसेंटेज फार्मूला है, फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होता है अल्टीमेटली। लेकिन आपने ये एक फार्मूला ध्यान में रख लेना है, हर क्वेश्चन इसके मुताबिक सॉल्व होगा। फॉर द टाइम बिंग वैसे मुझे ये बताएं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 700 इज 350। अपना जहन दिमाग यूज करके आखिरी वाला जो स्टेटमेंट दी हुई है इसे जुबानी सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो कर ले वो यहाँ पे आंसर लिख दे। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ये इतना जल्दी कर लिया तो फिर आप लोगों को ये वाला भी सॉल्व करना चाहिए। आप लोगों को तो सब चीज पहले ही आती है, तो नो इश्यूज। ये 23% ऑफ 700 करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता, हाँ 161, वेरी गुड। जिसने भी 161 आंसर लाया है बड़ा अच्छा काम किया है। अब इसको निकालने का वैसे एक तरीका ये था कि आप इसका 10% निकाल लेते, जो कि आसानी से 70 आ जाता, कोई इशू नहीं होता। 20% उसका डबल हो जाता, 140 हो जाता। और अगर 10% 70 है तो 1% 7 होगा, तो 3% 21 होगा। ये मैं लिख के कर रहा हूँ, आप लोग ये ऑलरेडी दिमाग में कर चुके होंगे, या फिर कुछ लोग जो हैं वो अगर नहीं कर पाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको, ये लिखना नहीं पड़े करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होता जाएगा। मेंटली आप स्ट्रांग होते जाएंगे, मसल मेमोरी आपकी बढ़ती जाएगी। चलें जी, ऑनवर्ड मूव करते हैं। ये वाला भी निकालना हो तो किसी ने निकाल लें, लेकिन बैक टू दी टॉपिक। यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आप सबको सेंड कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सबको मिल गया होगा, आप ज्यादा कमेंट ना करें ताकि मुझे नजर आता रहे। A man spends 35% of his income on food, 25% on children's education, and 80% of the remaining on house rent.
अब सिर्फ और सिर्फ पहला काम मैंने हमेशा आपको बोला था कि आपने याद समझने की कोशिश करनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तसल्ली से समझ लेना है। एक ऑफ, एक इन, एक बाय, एक टू, इन छोटी छोटी प्रेपोजिशन की वजह से सारा मतलब चेंज हो जाता है, इसलिए तसल्ली से पढ़ना है, कोई पीछे नहीं लगा हुआ। अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 35% अपनी इनकम का वो फूड पे खर्च कर देता है, 25% अपने बच्चों की पढ़ाई पे, एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे बस की वर्ड ये है कि जो हाउस रेंट है वो 80% ऑफ द रिमेनिंग है, और आपने ये बताना है कि उसके पास कितने रुपए आजकल बच गए हैं। हालात अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज, इसको ये A%B वाला जहन में रखिएगा, इससे आगे चलेंगे हम। पहली चीज ये है कि उसने हमें उसकी इनकम, टोटल इनकम बताई ही नहीं है। टोटल इनकम हमें नहीं पता। जिस केस में मैंने आपको बोला था नहीं पता होगा टोटल इनकम, तो उसको हम 100% तस्वुर कर लेंगे, 100 तस्वुर कर लेंगे, परसेंट भी नहीं करें, 100 तस्वुर कर लेंगे, क्योंकि 100 में से परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, जो परसेंट दी हो वही नंबर निकल आता है। अब जब उसने 35% अपना खर्च कर दिया एक चीज पे और 25% दूसरी चीज पे, तो इसका मतलब है उसने अपना 60% ऑलरेडी खर्च कर दिया है, और उसके पीछे उसके पास 40% बाकी रह गया, या 40 रुपीज बाकी रह गए हैं 100 में से। अब इस 40% का उसने 80% मजीद यूज करना है, 80% ऑफ दिस 40%, A% ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट, और जो वो निकलेगा वो हम 40 में से माइनस कर देंगे, तो उसके पास आजकल जितने रुपए बचे हैं वो निकल आएगा। वही तरीका 80/100, इसको 40 तस्वुर रखें, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू, सॉल्व करते जाएंगे, 0 0 से कट गया, 32 आ गया जवाब, ठीक है। तो 32 रुपए उसने रेंट दिया है, 25 रुपए उसने बच्चों की एजुकेशन पे, 35 रुपए उसने फूड पे खर्च कर दिए, 40 में से 32 पे निकल गए, तो पीछे 8 रुपीज रह गए। 100 से वो चला था, आज उसके पास 8 रुपए हैं, विच मीन्स कि उसके पास 8% पैसे बाकी हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी परसेंटेज का पॉइंट होगा जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 3 3 दफा करना पड़ेगा, तो वो इसी इसी तरीके से होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जी, इसको देखें। A student has to obtain 33% of total marks to pass an exam. He got 125 marks and failed by what? Failed by 40 marks. अब कहना वो ये चाह रहा है कि एक बच्चे को 33% मार्क्स लेने थे, लेकिन उसने, क्वेश्चन नहीं आया किसी को भी, सॉरी 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 सॉरी, ये ले लीजिए। अच्छा, a student has to obtain 33% of the total marks to pass the exam. He got 125 marks and failed by 40 marks. Failed by 40 से मुराद है कि उसने जितनी जरूरत थी उससे 40 नंबर कम लिए। बताएं जी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? अच्छा जी, उसने लिए हैं 125 या 125, और वो पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम है, यानी कि 165 आपके पासिंग मार्क्स हैं। इसी तरह हो गया। और पासिंग परसेंटेज कितनी है? 33%, यानी 33% ऑफ समथिंग इज दिस 165। 33% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 165। ये A% ऑफ B इज इक्वल टू C। इससे आगे परसेंट आपका 1/100 होता है, मल्टीप्लाई बाय ये आपका X रहेगा, ये 165। अब आप इनको उधर ले जाएं, उनको इधर ले आए,
तो आपका मसला थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा लिख देता हूँ जी, ये वाला तो उससे भी खराब है, ये वाला कुछ अच्छा हो सकता है। 33% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 165। ठीक है जी। आगे सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस हैं। 33 1/100 आ जाएगा, 100 उस साइड पे, 16 500 हो जाएगा, और ये 33 पे डिवाइड हो जाएगा, और कुल मिला के ये 500 नंबर आ जाएंगे। 500। अब ये 500 आपको पता कैसे चला के आएंगे कैसे? ओ गुड यार, सब लोगों ने पहले जवाब निकाल लिया। 33 1 33, 33 5 165। तो बेसिकली आपने सवाल समझना है सवाल आपने समझना है और उसके बाद आपने उसको मूव ऑन करना है उसी तरह एक फार्मूले के तहत ही। हर जगह पे आपको फार्मूले कहीं ना कुछ लिखा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फार्मूला इस एक फार्मूले से ही डिराइव हुआ होगा। तो ये आपको देखना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चे ने जी सेम फार्मूला है, मैं वो भी करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन साइड पे लिख लेते हैं। 30% ऑफ 45%। लेकिन पहले ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया है इसको देख लें जी। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मल्टीप्लाई उसने करना था 3/5 से, लेकिन उसने कर दिया 5/3 से। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में कितना फर्क पड़ गया उसकी वजह से? तो अब उसने हमें नंबर नहीं बताया हुआ कि ओरिजिनल नंबर क्या था। तो जब ओरिजिनल नंबर नहीं पता होगा तो हम सपोज कर लेंगे कि वो 100 है। अच्छा जी, a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? कैलकुलेशन में कितना ज्यादा एरर आ चुका है? तो आपने बेसिकली देखना ये है कि पहली बात है कि वो नंबर थे क्या। नंबर उसने बताया नहीं हुआ तो हम नंबर 100 कंसीडर कर लेंगे। जब हम नंबर कंसीडर कर लिया 100, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करते, जो उसने किया है उसने करना था, नहीं किया उसने 3/5 से, और करना उसने 5/3 से था। तो उसने 3/5 से 100 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 520 60 आ गया। असल में उसने करना था 5/3 से। जब 5/3 से उसने करना था ओरिजिनली, तो उसका आंसर आना था 500 और 150 के करीब, या 166 के करीब आना था। 33.3 166 के करीब आना चाहिए। ठीक है जी, 166 के करीब आना चाहिए। तो डिफरेंस उसका जो गलती की वजह से आया वो 106 का फर्क पड़ गया। कैलकुलेशन में कोई एरर हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। 5 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है? 33.3 3 से करें तो 166 167 के करीब आता है। ठीक है जी, तो बेसिकली आपने 67 के करीब आया। आपने बेसिकली निकालना है कि 106 इज व्हाट परसेंटेज 6.67 is what percentage of आपका जो 60 है, 60 का ये कितना परसेंटेज आ रहा है? ठीक है जी, अल्टीमेटली आप सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे ऑफ, सॉरी यहां पे मैं लिख दूं ऑफ 60।
166.66 आता है, 6-7 आता है, 188 नहीं आता। और अच्छा 116 है, सॉरी 116 तो नहीं है, 106 ही है। 166 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 106 नहीं आता। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है ठीक है, ओके। किसी ने मेरे से ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है कि 30% ऑफ 45% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो टेक्निकली तो एक कोई नंबर आगे होगा, लेट सपोज वो नंबर 100 ही होगा, लेकिन ना भी हो तो 45% किसी चीज का भी 45 ही आएगा। यानी किसी चीज से मुराद है कि अगर उसको आप 100% तस्वुर कर रहे होंगे, उसका 30% निकालना होगा, तो 10% इसका 4.5 आया। 10% इज इक्वल टू 4.5, 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो 13.5 आपका आंसर आएगा। किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था उनका ये आंसर है कि परसेंटेज की परसेंटेज क्वेश्चन दिया होता है ऐसा, 1 मिनट, वो कल भी शायद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 20% ऑफ 50% ऑफ 80% ऑफ 2000, इसका जी आंसर क्या है। तो ये कल आप लोगों ने इस तरह का एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, वो आपने सॉल्व किया था। अच्छा जी, अच्छा ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा आप अपने तौर पे भी इसको करने की कोशिश करें साथ साथ, बल्कि 1 मिनट ले लें, इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट सोचें इस पे। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो बताइए नंबर क्या है असल में। आंसर ना दीजिएगा, सिर्फ अपने तौर पे इसको सोच लें, जिसको आता है वो हौसला रखे और बाकियों को समझने दे। 75% एक नंबर का ऐड किया गया 75 में, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो नंबर खुद रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आ गया। यानी कि 75%, अब मैं वो मैथ जो उसने इंग्लिश उधर दी हुई है उसको मैं मैथमेटिकल जुबान में लिख रहा हूं, कोई नया काम नहीं कर रहा। 75% आप देखते जाइएगा, वहां पे जो स्टेटमेंट है मैं वो एग्जैक्टली यहां पे लिख रहा हूं। 75% ऑफ अ नंबर, अब नंबर हमें नहीं पता तो मैंने ऑफ एक्स लिख दिया, इज एडिड टू 75, इज एडिड टू, सिंपल हो गया जी, 75। द रिजल्ट इज, रिजल्ट इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, द रिजल्ट इज, हौसला भाई हौसला, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। 75% of a number is added to 75, the result is the number itself। कोई कारनामा नहीं मैंने किया, सिर्फ उसको इस जबान में लिख दिया है। आप लोगों ने भी सब अंग्रेजी को मैथ की जबान में लिखना है और आगे सॉल्व कर लेना है। आगे आप सॉल्व करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100 फ्रॉम योर परसेंटेज, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो एक्स के साथ हो जाएगा, प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 75/100 कह लेते हैं इसको पहले इधर। अच्छा जी, 75/100, 100 आपका एलसीएम आ गया, तो ये 75x प्लस 7500 इज इक्वल टू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब x वाली एक तरफ ले जाएं तो 25x इज इक्वल टू 7500, 7500 और 25 को इस साइड पे वापस ले आए तो आपका आंसर। अब इसको आपने क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये आंसर ठीक आया भी है कि नहीं आया। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस 300 का लेंगे 75%,
75% ऑफ 300। 75% अगर 300 का जो भी जवाब आएगा उसको 75 में ऐड कर दें तो 300 दोबारा आ जाए तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर ठीक आया। तो 75% ऑफ 300 होता है जी 225। 225 और 75 अगर ऐड किया जाए तो जवाब आ जाता है अगेन 300। तो इससे हमें क्रॉस चेक करने से पता चला कि हमारा आंसर ठीक है। फायदा क्या होगा आपको क्रॉस चेक करने का? फायदा ये होगा कि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका पिछला सवाल तो कम से कम ठीक है, 100 में से 1 नंबर तो मेरा पक्का है। उसकी वजह से इफेक्ट जो पड़ेगा वो बाकी आपके स्कोर्स पे पड़ेगा, बाकी सवालों पे जरूर पड़ेगा। ये जो क्रिकेट खेलते या देखते हैं उनको आइडिया होगा कि एक आधी अच्छी शॉट लग जाए तो वो ओवर आपका नॉर्मली अच्छा गुजर जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो क्रॉस चेकिंग करने से मेंटल मैथ्स भी मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों का तेज होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कैलकुलेशन तेज होगी, आपको क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा कि जो सवाल किया है वो ठीक है, तो उसका असर जो है, उसकी जो रिपल इफेक्ट कह लें, वो दूसरे सवालों पे भी जरूर पड़ेगा, इवन दो वो मैथ के ना भी हो। तो एक जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लोग कहते हैं इज द की टू सक्सेस। तो मेरा भी जाती ख्याल है कि काफी हद तक कॉन्फिडेंस आपको फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। हम देखेंगे परसेंटेज के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके उससे मिलता है परसेंटेज से। ये क्वेश्चन एंड पे मैं आपको ना इसका आंसर दूंगा, एड्रेस करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देखने से पहले ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, बल्कि ये क्वेश्चन खुद करें आप लोग। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी है और परसेंटेज भी है, तो आपने खुद ही कर लेना है। आपके पास सबके पास 1 मिनट है। चलें जी, 1 मिनट करीब करीब खत्म होने वाला है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है जी, ठीक है। और किसी और ने कोई आखिरी तुक्का, जैसे कि जन्नत नसीब करे, मुसलमानों तुक्का लगाओ आप। अल्टीमेटली जी लास्ट 10 सेकेंड्स। चलें जी, अब नो तुक्का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा था कि एक दुकानदार ने, अब वो दुकानदार आप अपने आप को खुद तस्वुर कर लें कि आप ही वो दुकानदार है। एक दुकानदार ने 2 केजी एप्पल खरीदे 100 रुपए के। अब यहाँ पे जो ज्यादा एक गलती करेंगे सब लोग या काफी लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 2 केजी खरीदे 100 रुपए के। कहीं पे नहीं लिखा कि 2 केजी उसने 100 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदे। तो इसका मतलब है फी किलो उसने 50 रुपए के हिसाब से खरीदे। टोटल उसने 2 केजी का 100 रुपया पकड़ा दिया एंड सोल्ड इट फॉर 120 पर केजी। एक साइड पे उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 100 रुपीज होल सम लिख दिए, दूसरी साइड पे उसने आपको पर केजी में अमाउंट बताई। तो मतलब ये कि उसने जो 50 रुपए का किलो खरीदा था वो उसने 120 रुपए में बेचा। तो जब उसने 50 रुपए की कोई चीज, या चले 100 रुपए भी ले लेते हैं, 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और बेची 240 की, तो उसको प्रॉफिट हुआ 140 का। इधर तक तो करने में कोई मतलब ना मैथ्स इस्तेमाल हुआ है ना ही ऐसा सच आपका जहन इस्तेमाल हुआ है। तो 140 आपको प्रॉफिट हुआ।
अब वो अगर आपसे प्रॉफिट एज अ होल पूछेगा तो वो 140 है, लेकिन वो अगर कहता है जी प्रॉफिट परसेंटेज बताएं, तो आपने बताना ये है कि 140 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस, जो भी इसको कह लें, ऑफ 100। अब ये आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, A% ऑफ B इज इक्वल टू C, और इधर से आपकी परसेंटेज इस दफा आपको मिसिंग है, वो आपको मिल जाएगी। तो मेन मुद्दा वही है कि ये एक इक्वेशन ही घूम फिर के आपके सारे सवाल क्लियर करवा रही होती है। इस एक इक्वेशन की लॉजिक को, इसके इसके मेन आइडिया को समझने की जरूरत है। वो अगर आप समझ लेंगे तो अल्टीमेटली आपका सारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये अगला सवाल है और ये सबको नजर आएगा स्क्रीन पे। इफ अ पेन, ये क्वेश्चन पढ़ लें एक सेकेंड। मैं वापस आ रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि जी एक पेन की कीमत 48 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। अब वही अगेन वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। इफ अ पेन कॉस्ट रुपीज 48 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द पेन। तो असल प्राइस क्या थी। अब सवाल को सॉल्व नहीं करना हमने, सवाल को सिर्फ हमने समझना है, क्योंकि समझेंगे सवाल तो फिर कोई हमारा काम जो है वो बेहतर हो सकेगा। तो बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। ओ ये अच्छा पेन आ गया है। अच्छा जी, इंतहाई सिंपल सी बात है कि अगर 10% डिस्काउंट दे दिया गया है किसी भी चीज पर, तो जो अब रिजल्टेंट प्राइस निकलेगी वो कितने परसेंट होगी ओरिजिनल प्राइस का। सिर्फ आपने जहन इस चीज पे लगाने की कोशिश करनी है, लगाना नहीं है, सिर्फ आपने कोशिश करनी है। तो आपका टोटल प्राइस हमेशा 100% होती है, मैंने आपको बोला था, जो इनिशियल प्राइस होती है उस पे 10% डिस्काउंट दिया, तो पीछे आपका कितनी रहेगी जी, 90%। जब 100% में से 10% निकल गया तो पीछे रह गया 90%। अब ये 90% ऑफ टोटल इज 48। कोई कारीगरी नहीं की, कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, सिर्फ A% ऑफ B इज इक्वल टू C की इख्तरा में, की जुबान में उसको लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इज इक्वल टू 48। 48 इधर 100 मल्टीप्लाई हो गया, 90 डिवाइड हो गया, 0 0 से कट गया, और कोई चीज कटी है, 4 8 से 12 होता है, तो ये 3 पे कट जाएगा, 16। अच्छा जी, 160 डिवाइडेड बाय 3, और 160 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आता है 53.33 तकरीबन। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको जरा क्लियर नजर आ रहा होगा। एक बेहतर पेन जो है वो आ चुका है। किसी को ना इस सवाल की समझ लगी हो तो हम दोबारा कर लेंगे, और अगर लग गई है तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके जी, ये मसला इस पेन का। अच्छा जी, अच्छा जी, ये सवाल नेक्स्ट आ गया, और कोशिश करें आप खुद ही कर लें।
चलें जी, क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ लें। दोबारा मैं कहूंगा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800 अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी कि अब उसने जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 25% ऊपर बेचा है। तो जब वो 25% अपनी ओरिजिनल प्राइस से ऊपर बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 100 की चीज लेके 125 की बेच रहा है। तो इस केस में उसने हमें बता दिया कि वो 125 जो है वो टेक्निकली 800 है। अब वो कह रहा है कि जी एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक अ लॉस ऑफ 25%। अब उसने बेचा है 800 का। 800 इज एक्चुअली 25% मोर देन ओरिजिनल। इसका मतलब है ये ओरिजिनल का 25% यहां पे मोर लिख लें, मोर देन ओरिजिनल। ये 125% ऑफ ओरिजिनल है। ठीक हो गया जी। 25% मोर देन ओरिजिनल है, विच मीन्स इट इज 125% ऑफ ओरिजिनल। तो ये 125% है ओरिजिनल का। यहां से आप इजीली 125% ऑफ ओरिजिनल प्राइस या टोटल प्राइस या इन्वेस्टेड प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी लिख लें, टोटल इज इक्वल टू 800। तो डेफिनेटली अगर ये 125% 800 है तो वो जो टोटल है वो 600 के करीब आना चाहिए, 600 के आसपास। आप 800 को इधर रखें, इधर वाला नीचे जो 100 होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 125 यहां पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। 125 को अब आप डिवाइड करें उससे। अच्छा जी, ये आ गया 25। 25 से कर लें डायरेक्ट। 25 से डायरेक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसको 25 से करेंगे तो 25 4 और 4 और 32। तो 3200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 640। 640 आ गया। ये आपकी अब ओरिजिनल प्राइस है, ओपी। ओरिजिनल प्राइस आपकी 640 है। अब वो कह रहा है जी 20% इसको नुकसान अगर करना हो अपना, तो वो किस नंबर पे बेचेगा, कितने पैसों पे बेचेगा। तो 25% जब नुकसान करना होगा तो या हम निकाल लेंगे 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, वो नुकसान निकलेगा, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, 640 में से उतना माइनस कर देंगे। या दूसरा तरीका यह है कि जब 25% किसी चीज में से निकल जाता है तो वो रह जाता है 75%। हम 75% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू निकाल लेंगे। ओरिजिनल प्राइस अल्लाह के फजल से हमें 640 पता है, 640 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 75 ओवर 100 इज इक्वल टू योर आंसर। 0 0 से कट गया। अच्छा, अब उसके बाद आप 75 को 64 से मल्टीप्लाई कर लें। 75 को आप 6 से करेंगे, 2 से करेंगे 150 और 6 से करेंगे 450। तो आंसर आपका 450 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने 0.4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 0.4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल 30 ऐड होगा इसमें। तो आंसर आपका 480 आएगा। एक दफा मैं इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेशंस आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपके आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तेज हो जाएंगी। मेन मसला है स्टेटमेंट बनाने का। स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर लेते हैं। 800 प्राइस पे उसने बेचा था, विच वॉज 25% मोर देन ओरिजिनल। 25% प्रॉफिट था। प्रॉफिट का मतलब यही है कि ओरिजिनल से 25% ज्यादा बेचा। 25% ज्यादा बेचा तो इसका मतलब है ओरिजिनल का वो 125% था। अगर वो ओरिजिनल का 125% था तो वो इक्वेशन बन गई 125% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 800। आगे सिर्फ सॉल्व किया तो आंसर 640 आया। 640 इज नाउ योर
ओरिजिनल प्राइस, टोटल प्राइस। अब उसमें से अगर आप 25% माइनस कर दें तो पीछे कितना रह जाता है? 75%। तो आपने देखना है कि 75% इसकी ओरिजिनल प्राइस की क्या बनती है। वो जब आपने सॉल्व किया तो 75% आपकी 480 बनती है। अब अगर आपने इसको बगैर उसके सॉल्व करना होता, इस वाले हिस्से को 640 का आधा कर लेते। 640 का आधा क्या होता है? 320। और 320 का आधा क्या होता है? 160। यानी ये 50% है और ये आपका 25% है। तो 25 माइनस कर दें 640 में से, तो वैसे ही 480 आपका जवाब आ जाता है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज वाला, प्रॉफिट लॉस वाला इस तरह सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन बड़े ज्यादा आते हैं और वो आजकल हमारी इकोनॉमी को देखते हुए और हमारी बढ़ती प्राइसेस को देखते हुए आप सब लोगों को आना भी चाहिए। और वो सवाल ये होता है, गौर से समझ लीजिएगा, एक दफा ये सवाल समझ लें तो उम्मीद है आपकी जिंदगी जो है वो इन्फ्लेशन में अच्छी रहा करेगी। वो ये क्वेश्चन होता है कि जी एक चीज की प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज कर गई, ऑल ऑफ सडन 30% इंक्रीज कर गई है। आप बताएं कि घर वाले कितनी खपत उस चीज की कम कर दें, हाउ मच दे शुड कंज्यूम इट लेस, सो दैट the ultimate budget, ultimate amount you are spending on that product remains same। आप कंजम्पशन में ये उसकी प्राइस में 30% इजाफा हुआ। आप बताएं जी कंजम्पशन में कितना डिक्रीज किया जाए कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। क्वेश्चन की उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। प्राइस में किसी चीज के, पेट्रोल की प्राइस ही ले लें, पेट्रोल की प्राइस में 30% इजाफा कर दिया सरकार ने। आप बताएंगे जी उसकी कंजम्पशन कितने फीसद कम की जाए, डिक्रीज का ई यहां पे रख लीजिएगा, कि वो सेम एक्सपेंडिचर रहे आपके। पहले आप अगर उस पर 1000 रुपया यूज करते थे, ये क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने आपको सेंड नहीं किया क्योंकि मैं खुद बना रहा हूं अभी। अच्छा, तो कंजम्पशन कितनी फीसद उसकी डिक्रीज की जाए। दोबारा बता देता हूं, आप पहले पेट्रोल यूज करते थे शायद 1000 रुपए का हफ्ते में, लेकिन अब सरकार ने उसमें 30% का इजाफा कर दिया है। तो आपने अब अंदाजा लगाना यह है कि आप कितनी फीसद कंजम्पशन कम कर दें ताकि आपकी एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है जी, मिटाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, हमें ये नहीं बताया गया, हमें सिर्फ कहा गया कि जी उसकी ओरिजिनल प्राइस में 30% इजाफा कर दिया गया। ओरिजिनल प्राइस का हमें पता ही नहीं है, तो जब कोई चीज पता नहीं होती तो वो नॉर्मली परसेंटेज में हम उसे 100 हमेशा तस्वर करते हैं। 100% को 30% इजाफा करने के किया तो वो 130% बन गया। अब जब 100% उसकी प्राइस थी तो आप 100 रुपीज स्पेंड कर रहे थे। अब आप चाह ये रहे हैं कि बेशक चीज 130 की होगी, ये मैं खर्चा 100 रुपए का ही करूं। तो आप देखना चाह रहे हैं कि कितना कमी करूं अपने उसमें, किसमें, अपने कंजम्पशन में। तो बेसिकली इन परसेंटेज नहीं, इन प्रॉपर टर्म्स, इन प्रॉपर टर्म्स आप कितनी कमी करेंगे? 30 रुपए की। लेकिन ये 30 रुपए परसेंटेज में नहीं है, हमें निकालना ये है कि ये जो 30 रुपए हमने कम किए हैं 130 में से, ये परसेंटेज कितनी है, ये किसकी परसेंटेज कितनी है? ये ओरिजिनल अमाउंट। आजकल ओरिजिनल अमाउंट हमारी 130 पे पहुंच चुकी है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं यकदम। ठीक है जी, अब 130 रुपए फी लीटर, लीटर जो है वो 130 रुपए का हो गया। अच्छे दौर की बात हो रही है, 130 रुपए फी लीटर है, उससे हमने 30 रुपए कम यूज करने हैं। तो हमने बताना है कि 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130। हमने बेसिकली ये बताना है कि जो 30 रुपए हमने कम किए हैं वो 130, जो कि ओरिजिनल प्राइस है आजकल पेट्रोल की अच्छे दौर में,
तो वो 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130। तो आगे हम ये वही आ गया, C इज इक्वल टू A परसेंटेज ऑफ B। 30 इज इक्वल टू A परसेंटेज, परसेंट इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 130, 0 0 से कट गया और 10 इधर आके 300 बन गया और 13 पे डिवाइड हो गया। 13 पे जब डिवाइड हुआ तो ये आ गया 260 और 260 के बाद तकरीबन 13 13 26 और 13 39, मेरा ख्याल है कोई 23.07 के करीब। करके देख लीजिएगा कि ये 23.07 के करीब आता है कि नहीं आता। मैं वैसे आपको करके बता देता हूँ, 23.07 के करीब करीब ही आ जाता है। तो बेसिकली आपने ये हमेशा आता है, लेकिन अब इस अगर इतना आपको समझ आ गया तो आप हर सवाल कर लेंगे। वो कहता जी कि 100 रुपए पहले प्राइस 30% इंक्रीज हुई है, लेकिन हम अपना एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 10% बढ़ा सकते हैं, हमारा बजट इससे ज्यादा नहीं इजाजत देता। तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि अब हम खर्चा 110 तक कर सकते हैं, तो हमने कितना कम खर्चा करना है, 20 रुपए। तो फिर हम 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130 निकालते और ये कंटिन्यूसली इसी तरह चलता। तो हमेशा जब भी आएगा, अब ये हमने किया है जब प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। कभी कभी ये भी होता है, भला वक्त आता है और वजीर आजम खिताब करते हैं कौम से और वो कहते हैं कि 14 रुपए मैं कम कर देता हूँ। तो जब आप 14 रुपए कम होते हैं तो आप कहते हैं कि यार मेरे पास तो पेट्रोल के लिए 1000 रुपया है, वो मैंने यूज करना ही करना है। तो अब आप ये सोचेंगे कि पैसा कम हो गया है, प्राइस कम हो गई है, इंक्रीज की जगह यहाँ पे डिक्रीज आ गया, तो आप कंजम्पशन कितनी इंक्रीज कर दें। तो सेम इसी तरीके से हम सिर्फ सवाल की लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस केस में अब जो मैंने नया आपको बात बताई है, ये दो चीजें आपको क्लियर होगी कि अगर 100 से आपने कहा जी हम कंजम्पशन 10% इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप 110 पे ले जाएंगे, ये 20 बन जाएगा, 130 में से 110 माइनस करेंगे तो 20 रह जाएगा। तो 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130 निकालेंगे। अब दूसरी सिचुएशन है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और पैसे कम कर दिए, और समझेंगे बहुत अच्छे वजीर आजम थे, उन्होंने 30% ही प्राइस डिक्रीज कर दी। अब आपने ये बताना है कि हम अपनी जो खपत है उसको कितना अप करें कि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना आए, एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो बेसिकली जब 30% प्राइस गिरी तो प्राइस कहां पे आ गई है, 70% पे। पहले प्राइस आपकी 100 थी, 30% गिर गई तो 70 आ गई। अब आप के पास उसी तरह 100 रुपया जो आप यूज कर सकते हैं दोबारा से, आप एक्सपेंडिचर अपना 100 ही रखना चाह रहे हैं, 100 से आप कम नहीं करना चाह रहे। तो 70 में कितने ऐड करें तो 100 होता है 30, यानी ये 30 आपके पास इजाफी है, आपने ये निकालना है कि ये कितनी परसेंटेज है। तो आपने बताना है 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 70। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 30 इज इक्वल टू, ये वही बन गया, C इज इक्वल टू A% ऑफ B। 30 इज x/100, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 70 इधर आके डिवाइड हो गया, ये 0 हो गया। 300 डिवाइडेड बाय 7, और 300 डिवाइडेड बाय 7 होता है 42.85 के करीब। तो 42% आपको इजाफा करना पड़ेगा ताकि आपके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना रहे। अब मजे की बात यह है कि प्राइस 30% गिरी है, लेकिन उसकी वजह से खपत 42% इजाफा कर गई है। तो ये एक बुनियादी वजह है जिस वजह से आज के कल के हमारे वजीर आजम आपकी प्राइस कम नहीं करते, क्योंकि आप लोग खपत बहुत ज्यादा कर देते हैं। वो 30% प्राइस कम करते हैं, आप 42% इजाफा कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मैथ सीख लिया होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट ये होगा
कि जी प्राइस में से 30% कमी हुई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप 10% अपना बजट डिक्रीज कर लें, सेम ना रहने दें, 10% आप उसमें डिक्रीज ले आए। पहले जब 100 रुपए प्राइस थी, 100 रुपए प्राइस थी, तो आपका 100 रुपए ही कंजम्पशन थी। प्राइस अब 70 होगी है, कंजम्पशन आपने 90 करनी है, विच मींस 20 का डिफरेंस रहेगा। तो आपने अपनी खपत जो है वो कितनी ज्यादा कर सकते हैं, आप 20 रुपीज और स्पेंड कर सकते हैं, और 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 70 आ जाएगा, और वो सॉल्व करते करते यहां पे 200 हो जाएगा। और जब ये 200 होगा तो फिर जवाब क्या आएगा, फिर आएगा 30 है, 30 से थोड़ा सा कम 28 और 0.56 या 556 आएगा। ठीक है जी। इन केस हम ये वाला सिचुएशन लें कि हमने 30% प्राइस कम होने पे अपनी खपत भी 10% कम करनी है, तो फिर हम तकरीबन 28.56 पे आएंगे, जो कि एग्जैक्ट चेक कर लें कैलकुलेटर के साथ। मेरा ज़ाती ख्याल है यही आना चाहिए, 57 आता है जी, थोड़ा सा यहाँ नहीं, 28.57 आता है। ठीक है जी। तो ये आपने करना है। ये बेसिकली खपत वाले सवाल जरूर आते हैं। अब मसला ये है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जी शुगर की प्राइस कम हो गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। प्राइस तो प्राइस है, जिस चीज की मर्जी कम हो जाए। पेट्रोल की कम होगी है, शुगर की होगी, आप ये ना कहिए कि सर आपने तो पेट्रोल पढ़ाया था तो शुगर का तो हमें पता ही नहीं था। तो मेन चीज है आपने चीजों की लॉजिक, उसकी रीजनिंग, उसका बैकग्राउंड समझना है कि ये चीज थी क्यों, ये चली कैसे, कहाँ से। जब आपकी बुनियादें स्ट्रांग होंगी तो ऊपर दरख्त भी जो है वो स्ट्रांग ही होगा। तो चीजों को, इन चीजों को आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन मैं आपको कुछ सेंड करवा दूंगा, वो आप अपने तौर पे सॉल्व भी कीजिएगा, क्योंकि मैथ की खूबसूरती ये है कि जब तक ये आप खुद नहीं ना करते, ये भी आपको नहीं करता बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल वन साइडेड लव अफेयर नहीं होता। आप इससे प्यार मोहब्बत करेंगे तो ये आपसे प्यार मोहब्बत करेगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो इस जहान में, वो कहते हैं ना, बगैर वजह नहीं है। तो मैथ में अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो अभी हम एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, वो ये कि स्क्वायर निकालना हो किसी चीज़ का। अच्छा, पहले एक चीज़ और कर लेते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई किसी को करना हो तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि बड़ा आसान तरीका होता है। ये सिर्फ इस तरह की चीजें हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा ज़हन जो है वो चलने लग पड़े। और ज़हन की अच्छी बात यह है कि इसको चलाना स्टार्ट में मुश्किल होता है, वंस इट्स ऑन द राइट पाथ फिर ये स्पीड जाता है पंजाब स्पीड की तरह। अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू पाकिस्तान स्पीड। तो आप देखेंगे कि 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना हो तो आपने बेसिकली, यानी 11 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना हो विद 11, तो आपने उस चीज का जो पहला डिजिट है वो पहले नंबर पे रख देना है, आखिरी डिजिट आखिरी नंबर पे रख देना है, और दरमियान वाले डिजिट ऐड करके लिख देने हैं। तो मैं अगर आपको कहता हूँ 11 को 18 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता है 198। मैं कहता हूँ 11 को 24 से करें तो 264। गलत भी हो सकते होंगे, लेकिन अब आप खुद एक तो फटाफट बगैर सॉल्व किए यहाँ पे मुझे बताएं 11 को 35 से क्या आंसर आता है। 11 इंटू 35। वेरी गुड। कुछ लोगों को शायद ये ट्रिक पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ये उनके लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इन चीज़ों को समझने की। 385 इज द राइट आंसर। जिसने भी ये लिखा है उसके लिए ये नोबेल का कलर टीवी जो है वो जाएगा उनके साथ। लेकिन बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि हम पिछले दिनों, कल बल्कि, हम सीख रहे थे कि स्क्वायर ज़बानी करने हो या जल्दी करने हो तो हम कैसे करते हैं। तो ओ सॉरी, एक सेकंड।
स्क्वायर से पहले इस 11 को अगर आपने मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करना है, ये तो अभी हम 2 डिजिट पे थे, 2 1 7 2 1 3 4, किसी चीज से भी करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 और 4 लिख देंगे इस तरह ही, फिर आप कर लेंगे ऐड सारों को, 4 1 4 3 7 3 1 3 1 कितना होता है जी, 3 1 4 होता, 1 2 3 2 7 2 7 9 होता है, 7 1 7 1 8 होता है, और 1 और 2 3 होता है। कुछ इस तरह से मिलता जुलता जवाब आ जाएगा। सिंपल दरमियान वालों को आपने ऐड कर देना है और आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। जितने मर्जी डिजिट हों, 2 डिजिट हों, 3 डिजिट हों, तो इसी पैटर्न पे दोबारा करवा देता हूँ। 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है 143 से, तो 1 स्टार्ट में, 3 एंड पे, ठीक है जी। 3 + 4 7, 4 + 1 5, ठीक है जी। तो ये आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप समझ लगी होगी। ये सिर्फ 11 के लिए, हर चीज पे ना लगाइएगा। 11 पे लिए इसलिए क्योंकि वो 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी चीजें ऐड हो जाती हैं। हर चीज पे आपने हरगिज नहीं लगाना। ये इस तरह के टोटके जो हैं हम दरमियान में लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब आप फर्ज करें 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो आपने, 11 को 2 से रहने दें, किसी चीज को 2 से करना हो, 22 को, तो आप कहें 2 शुरू में लिख दो, 2 एंड पे लिख दो, 2 जमा 4 42, तो ये कभी भी नहीं, ये तो आपको पता है ये 44 आता है। तो हर चीज का एक अपना असूल है जो उसके लिए ही अच्छा लगता है। अगर मैं आपको स्क्वायर का कोई रूल बताऊंगा तो वो सिर्फ स्क्वायर पे लगेगा, वो जमा तफरीक पे नहीं लगेगा, प्लस माइनस पे नहीं लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे नहीं लगेगा। स्क्वायर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन ये टोटके कोई लाजमी नहीं है, ना ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ये टोटका आता है कि नहीं आता, या ये ट्रिक आता है नहीं आता। बट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिक लाइज इन द फैक्ट कि ये आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन उनको तेजी से करने में मदद देते हैं, आपका जहन थोड़ा सा तेज करते हैं, जो जंग लगा होता है उसको उतारने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्क्वायर हम निकालने की कोशिश, हमने स्क्वायर कल निकाले थे जिनके एंड पे 5 आता था, और वो बड़ी आसानी से हमने अब आप निकालें जी इसका स्क्वायर 135 का। तो टेक्निकली आपने 13 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, तो 140 में आपने कितना ऐड करना है, 42, तो 182 के करीब बात आ जाएगी। बताएं जी क्या आंसर आता है 135 के स्क्वायर का। लेट हो रहे हैं बॉयज गर्ल्स, आपको इससे जल्दी जवाब आना चाहिए था। 135 को स्क्वायर करना है। अच्छा आ रहा है नीचे जवाब, सॉरी मैंने नीचे देखा नहीं है। ठीक है जी, कितना आ गया, 172 या 182, 172, ठीक है। 140 और मेरा तो ख्याल है 182 आता। इस तरह तो नहीं आता, क्या आंसर आता है जी, ये आंसर ठीक है कि गलत है? आपने 5 का स्क्वायर करना था तो वो तो हमेशा ही 25 आना है, उसमें कोई मसला ही नहीं रहा। 13 का स्क्वायर नहीं करना, 13 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, उससे अगले नंबर से। तो जब आपने 13 को 10 से किया तो 130 आ गया, उसमें 26 और 26 ऐड कर लिया, वो होते हैं 52। तो 182, 182 25 जी ठीक हो गया। अगर जिसका 182 और 25 आगे आ रहा है 18,225, वो ठीक है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि 135 का स्क्वायर करने में एक और तरीका भी है। वो तरीका इससे मुश्किल तरीका, इससे थोड़ा सा लंबा तरीका, लेकिन वो बाकी सब स्क्वायर्स के लिए बड़ा कारआमद है, इसलिए हम इसको भी समझते हैं। हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 25 आ गया, और शायद इस 13 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 169 आ गया। अब
13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जी? 13 5 80 नहीं 135 है तो 65। 65 में को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 65 को 2 से करें तो आ जाता है 130। अब ये मैंने बड़े लंबे तरीके से मल्टीप्लाई किया। आप आसानी से 5 को 2 से अगर पहले मल्टीप्लाई कर देते तो 13 से 10 को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था, लेकिन मैं लंबे रास्ते से चला गया और मुझे टाइम लगा फिर। तो बेसिकली आपने 5 का स्क्वायर ले लिया और जो इस साइड पे चीज है उसका भी स्क्वायर ले लिया। 13 का स्क्वायर ले लिया, 169 आ गया। अब आपने जो तीन रकमें आपके पास हैं, ये स्क्वायर का 2 और ये 5 और ये 13, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 130। इस 130 को एक डिजिट छोड़ के लिख देना है। ठीक है जी, एक डिजिट छोड़ के लिख दिया। ऐड कर लें 5 2 2 1 कैरी आया 8 1 8 2 2 5। ये वही आंसर है जो पहले आया। पहले वाला बड़ा आसान तरीका था, 5 का स्क्वायर लिया, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका यही आंसर आ गया। रिपीट भी मैं कर देता हूं। लेकिन इस तरीके को करने की वजह सिर्फ ये है कि उनके इस तरीके से हम उन लोगों का भी उन नंबरों का भी स्क्वायर कर सकते हैं जिन नंबर्स में एंड पे 5 नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, दोबारा अब रिपीट करना है तो रिपीट मैं आपको कर देता हूं, दोबारा रिपीट ही कर देता हूं। और मजे की बात है, रिपीट के साथ दोबारा नहीं आना चाहिए, वो ऑलरेडी ही दोबारा है। अच्छा जी, 135 का आपने स्क्वायर करना था, तो एक तरीका आपका आसान तरीका आप सबको आता है, वो है 5 का स्क्वायर 25, 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया 182, डायरेक्ट आंसर, कोई मसला नहीं। ये दूसरा तरीका है, 5 का स्क्वायर 25, फिर 13 का स्क्वायर 169। ठीक है जी, फिर ये तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसको इसको। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 13 130, 130 एक डिजिट छोड़ के लिख दें और अब इनको ऐड कर दें। 5 2 9 3 2 12 आ गया, 1 कैरी 8 और 1 8 2। तो आंसर आपका दोनों तरफ सेम आ गया। इस प्रोसेस की अगर समझ लग गई है तो मुझे बता दें, उसके बाद हम इसको बाकी स्क्वायर्स करने में इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं, क्योंकि इसकी आपको आ गई है समझ। आपको स्क्वायर 5 के साथ भी एप्लीकेबल है जी। अब आपने स्क्वायर निकालना है, कोई रैंडम नंबर सोच लें। आप क्या रैंडम नंबर सोच सकते हैं? सोच आपकी कहां तक जा सकती है? 230 का पेट्रोल समझ लेते हैं, या 234 का पेट्रोल है शायद, तो 234 ही समझ लेते हैं। एनी स्क्वायर, ये जो अभी फॉर्मूला कर रहे हैं ये एनी स्क्वायर है। जो इस साइड पे था वो 5 के स्क्वायर के लिए है, वो सिर्फ 5 के लिए है, ये हर स्क्वायर पे चलेगा। आप क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अच्छा जी, उसके बाद आप इस 23 का स्क्वायर करेंगे। 20 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 460 होता है, और उसमें आप 59 डाल लें तो 529 होता है। तो ये स्क्वायर आ गया इसका और ये स्क्वायर आ गया इसका। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 23 को अगर आप 4 से करें तो 46 और 92 92 होता है। 92 को 2 से करेंगे तो 184 हो जाता है। 92 को 184, एक डिजिट छोड़ के आप 184 लिख देंगे। 6 5 9 और 8 17, एक कैरी 4 5। तो आपका जवाब लगभग
इसके करीब करीब आना चाहिए। अब आप कोई भी नंबर, कोई भी आप में से एक नंबर 3 डिजिट दे दे, 2 डिजिट दे दे, कोई भी नंबर सपोज करके यहाँ पे अपने कमेंट्स में लिख दे, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनी नंबर 3 डिजिट, 4 डिजिट मुश्किल हो जाएगा, लंबा काम है, कर लेंगे वो भी, लेकिन उसको पार्ट्स में फिर उसके 3-4 स्टेप्स बन जाएंगे, 3 नहीं 3 बनेंगे। अच्छा जी, 9 का स्क्वायर 169, कहाँ किसी ने यहाँ पे लिखा 169, 9 का स्क्वायर है जी 81, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 9 16 का होता है 144, 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 288, एक डिजिट छोड़ के, ये चीज लाजमी याद रखनी है। 8 8 से 16, 8 प्लस 8 सॉरी, 1 कैरी, 7 और 8 15, 1 कैरी, 8 और 2, तकरीबन ये आना चाहिए। कोई गलत तो नहीं काम करके, मेरा ख्याल है नहीं किया। 28561 जी ठीक हो गया। तो ये अब मैं आपको एक देता हूं, क्योंकि 273 करें जी इसका स्क्वायर। स्टेप्स आपके पास 2 हैं और वो सामने लिखे हुए हैं। इसका स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें एक डिजिट छोड़ के। मैं खुद भी साथ साथ कर लेता हूं। वैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, और 27 का स्क्वायर क्या होता है। अब ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। 8919 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 273 का स्क्वायर है, 169 का स्क्वायर 28,000 है, तो 273 का इससे काफी ऊपर होना चाहिए। तो दोबारा चेक कर लें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 27 का अब स्क्वायर आपने निकालना है, तो 27 270, 270 में 185 ऐड करें, आ गया 55, 455, 455 में भी 54, 509 के करीब आ गया। एंड देन आफ्टर इट इज 509, 50729, 29, ठीक है 729 आ गया। बल्कि एक सेकंड रुकें, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करना लाजमी है, और वो मैंने क्लियर नहीं की। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जल्दी जल्दी में वो चीज एक रह गई है, वो सुन लें काइंडली। नहीं नहीं, वो एक चीज सुन लें, उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। इसको अभी सॉल्व नहीं करें। एक चीज यहाँ पे हम मिस कर गए हैं, और वो छोटी सी चीज ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर है, जैसे 123 का ही निकालना होता, तो पहला स्क्वायर हमने लेना है इस साइड का, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। लेकिन अगर ये सिंगल डिजिट होगा तो हम इसके साथ 0 लगाएंगे, और फिर 12 का स्क्वायर लेंगे, वो 144 होगा। ये एक छोटी सी चीज आप मिस कर गए, क्योंकि उस तरह का कोई इत्तेफाक से आया ही नहीं है। तो जब कोई भी स्क्वायर लेंगे उसका सिंगल डिजिट आएगा, तो उसके साथ इधर 0 लगाना मस्ट है। और अब 12 को 3 से करेंगे 36, और 2 से करेंगे तो 72। तो 72 आप यहाँ पे लिख देंगे और ऐड करेंगे फिर 92151। तो ये जब 3 होगा, जब 2 होगा इस साइड पे, तो आपने 09 यानी 0 आपने एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर लेना है। तो अब उसके मुताबिक आप 132 का निकालें, ये ज़हन में रखते हुए कि ये 0 आपने ऐड करना है जब इधर सिंगल डिजिट आएगा। ये थोड़ी सी एक हम अंदर चीज मिस कर गए थे। अब 132 का आप स्क्वायर निकालें, और आपका टाइम शुरू हो चुका है।
132 का जी 17424 किसी ने कहा है, इसको चेक भी कर लेते हैं। 132 का स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो आपने 4 के साथ 0 लाजमी लगाना है। और 13 का स्क्वायर 169, तो 13 2 जा 26 और 2 जा 52, तो 4 2 4 7 1। जिसने 17424 निकाला है उसको मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं निकाला वो इस तरह के काम कैलकुलेटर को सामने रख के कैलकुलेटर को बाद में चेक करते रहें, और ये थोड़ा सा अपने आप को रवां करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाके हम थोड़ा सा स्पीड अप भी चीज़ों को करेंगे और हमारी वैसे भी कैलकुलेशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर जीरो आखिर पे होगा फिर 2 0 लगा दीजिएगा। इधर आपने 2 डिजिट लाजमी करने हैं। एक अच्छा सवाल था बहरहाल ये वाला आपका। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो डेफिनेटली यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। आ गई समझ, लिखना चाह रहे होंगे। होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। मैं वापस चाहता हूँ, अगर मेरा लैपटॉप चल गया हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर कोई और क्वेश्चन अभी है, अच्छा किसी ने कोई सवाल किया था FIA के हवाले से सेशन के दौरान, तो उसमें छोटी सी बात यह है कि FPSC कमीशन किसी के बारे में आपको कोई पता नहीं होता, वो आपको क्या क्या सवाल देते हैं। जनरली उन्होंने बेसिक मैथ्स में से पूछना होता है, और वो बेसिक मैथ में हम कोशिश करेंगे हम कवर उन चीज़ों को सारी को एक दफ़ा कर लें, ताकि वो कोई भी सवाल पूछे तो हम लाजवाब ना हो, हमारे पास कोई ना कोई जवाब हो। और अपना ख्याल रखिएगा। कोई और क्वेश्चन है तो वो 1 मिनट में मुझसे पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। नहीं जी, कोई सवाल चूंकि नहीं आया तो इसलिए क्लास को देखिए। ये जो क्वेश्चन है, चलान फी ना डिपॉजिट हुई हो या फिर स्लिप ना हो, तो ये FPSC इसका बेहतर जवाब दे सकता है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास मैथ का कोई क्वेश्चन है तो वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अपने एरिया से बाहर की मैं ऐसे ही आपको मिसगाइड अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। नहीं जी, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। 9:30 के करीब टाइम वैसे ही पहुँच रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।